तो बिन पग चले सुनै बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। बिन पग चले सुनै बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। आज ये वैसे दोहे बिन पग चले सुनै बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, ये है तो बहुत गूढ़, और इस सनातन संस्कृति में और इस हिंदुस्तान की धरा पर यह संतों के बीच में एक प्रचलित शब्द है, दोहा है, बिन कर कर्म करे विधि नाना। आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई किससे थी? भारत में, इस हिंदुस्तान प्रायद्वीप में जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और एक तरफ हिमालय की ऊंची चोटीज हैं, इस प्रायद्वीप पर, इस भूभाग पर रहने वाले लोगों पर शासन सत्ता दूर देश से आए हुए एक दूसरी नस्ल के ह्यूमन आदमी का था, जिनको ब्रिटिश नागरिक बोलते थे, और उनके खिलाफ उनकी एक शासन व्यवस्था थी। उन्हीं के शासन तंत्र में एक समग्र नक्शा जो आज आप देखते हैं हिंदुस्तान का विकसित हुआ था। बल्कि उनका जो नक्शा था, जहाँ तक उनका इंडिया पर शासन करने का क्षेत्रफल था, उसमें से बहुत भाग निकल चुका है, और हम कहें तो उसके 3/4 भाग ही आज इंडिया है, शासन है, क्योंकि उसमें से 2 पार्ट निकल गए हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। अंग्रेज़ों के समय जब शासन तंत्र था, और एक तरह से देखा जाए तो ये 17वीं शताब्दी से शुरू होकर 1947 तक चला, और इसमें और इसके पूर्व जो पूरा भारत का जो आप नक्शा देखते हैं, वह इस तरह से नहीं था। भारत कई शक्तियों में बटा हुआ था। किसी विशेष भूभाग पर मराठे थे, तो दूसरे भूभाग पर निजाम थे, तो किसी तीसरे भूभाग पर और कोई सत्ता शासन करती थी। दिल्ली पर पुरानी बादशाहत थी। तो इस तरह से कोई शक्ति का केंद्रीकरण नहीं था। भारत कई राजनीतिक शक्ति केंद्रों में बटा हुआ था, और उसका परिणाम है कि जब भी कोई देश बढ़ता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसको सामान्य भाषा से ये इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी घर में 4 बच्चे हैं, किसी पिता के 4 लड़के हैं, और पिता के न रहने पर या पिता के रहते ही यदि उनके उस घर में बंटवारा होता है, तो एक तरह से वो घर का विध्वंस होता है, और वह पूरा परिवार, वह पूरा घर कमज़ोर हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है, और वह एक तरह से बिखर कर फिर से अपने आप को संवारना पड़ता है सभी लड़कों को। और एकता में शक्ति है, पावर इज इन यूनिटी। यह जिस तरह से घर के लिए है, उसी तरह से पूरे देश के लिए है कि अगर देश के सभी नागरिक एक हैं, उनमें यूनिटी है, तो देश मजबूत होगा। अब यहाँ पर 17वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक यदि देखा जाए तो 200 को 7 समुंदर बाहर इतने दूर से आकर के अगर यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, तो
हर 10 मिनट में आप देखते रहिए तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है, सोच भी बदल जाती है। और 250 साल तक हिंदुस्तान गुलाम रहा, इसको लेकर हिंदुस्तानियों को कोई गम नहीं है, कोई शर्म नहीं है। और कहें कि एक शख्स का उदय होता है जिसको गांधी कहते हैं। बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उसने उस समय जब भारत भूख से पीड़ित था, इसकी स्थिति ये थी कि अपने जो 35-36 करोड़ लोग थे उनको भरपेट भोजन भी 2 टाइम का नहीं मिल पा रहा था। शिक्षा की तो बात ही छोड़ दें, जब कुछ रहे तब तो पढ़ाए। और यदि हिंदुस्तानी इतने ही शिक्षित थे, इतने ही समझदार थे, तो फिर गुलाम क्यों हुए? कुछ लोग बड़ी बड़ी तारीफ़ें करते, मेरा वेद था, शास्त्र था, पुराण था और ये था और था, हम तो विश्व गुरु थे, हमारे पास ज्ञान का इतना खजाना था। जब सब कुछ था ही तो फिर क्यों गुलाम थे? हाथी इतना विशाल होता है और उसके ऊपर जो महावत बैठता है, जो आदमी होता है, उसके सूंड के वजन के भी बराबर नहीं होता है, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता से वो उतनी विशाल, उतनी ताकतवर हाथी पर भी शासन करता है। अब बताइए, अगर बुद्धि के बल पर शासन किया जाता है तो महावत हाथी पर शासन कर रहा है। और आप जानते हो कि अंग्रेज़ों की कहा जाता है कि मुट्ठी भर अंग्रेज थे और तुम बोरे भर थे। जैसे किसी चावल बोरे भर, उसमें एक मुट्ठी दूसरी चावल मिला दिया, तो उसकी औकात यही थी। मुट्ठी भर अंग्रेज थे और तुम बोरे भर थे, मतलब मुट्ठी भर, गिनती भर अंग्रेज थे और उनकी तुलना में तुम अनगिनत थे हिंदुस्तानी, लेकिन फिर भी गुलाम हुए। और तुम्हारी इज्जत तो अंग्रेज इतना करते थे कि अपने जिन क्लबों में वो जाते थे, शाम को, नाइट को, जो मौज मस्ती करते थे, पार्टी करते थे, तुम्हारे सम्मान में, हिंदुस्तानियों के सम्मान में उस क्लबों के बाहर एक नेम प्लेट, एक कासन लटका देते थे कि हिंदुस्तानी और कुत्तों का अंदर आना मना है। सोच लो हिंदुस्तानियों की तुम्हारी क्या औकात थी। देखने में, सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हारी औकात उन्होंने कुत्तों से बराबर की। जिस बात पर तुम्हें गर्व है कि हम विश्व गुरु हैं, एक ज्ञान के बल पर हाथी के ऊपर महावत बैठ जाता है और शासन करता है, और हाथी इतना विशाल होते हुए सब कुछ मानता है, तो लानत है तुम्हारे विश्व गुरु होने पर, जो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और अपने ज्ञान के बल पर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाए और अपने क्लबों के बाहर ये आईना दिखाया लिखकर कि हिंदुस्तानियों और कुत्तों का अंदर आना मना है। इसके बाद भी हम हिंदुस्तानी गर्व से सीना फुलाते हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्ञान का भंडार है। अगर कबीर की वाणी देखा जाए तो अभी जो कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तुम्हारे यहाँ आबादी 140 करोड़, गिनती तो बहुत है, संख्या भी बहुत बड़ी है। अमेरिका की आबादी 20-25 करोड़, गिनती छोटी है, लेकिन अपनी औकात देख लो कि तुम उसके तुलना में किस बिंदु पर ठहरते हो। आज़ादी के 75 साल हो गए, और आज़ादी के समय और आज़ादी के पहले तो स्थिति और बुरी थी कि भूखमरी क्यों आती थी? क्योंकि तुम्हारी कृषि आधारित व्यवस्था थी। तो जब किसी साल अकाल पड़ जाता था तो लाखों लाखों लोग भूख के मारे मर जाते थे, तुम्हारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो उस परिस्थितियों में जब शिक्षा का नामो निशान नहीं था, लोगों को आज़ादी का मतलब नहीं पता था, लोग दूर तक सोच नहीं पाते थे, और उनकी दिनचर्या कहाँ से शुरू होती थी? पेट से शुरू होती थी
और पेट ही पर ख़त्म हो जाती थी। वो बेचारे सुबह किसी तरह खा लिए तो शाम की चिंता करते थे, शाम को खा लिए तो सुबह की चिंता करते थे कि आगे 10 दिन के लिए खाना है, तो 11वें दिन की चिंता करते थे। उनकी चिंता सिर्फ और सिर्फ, आम हिंदुस्तानियों की चिंता सिर्फ और सिर्फ पेट तक थी, और किसी विकास की तो बात ही छोड़ दे। कहते हैं कि हिंदुस्तान या किसी भी मुल्क का विकास तब होता है जब उस मुल्क के नागरिक समझदार हों, प्रोग्रेसिव हों, उन्नतशील हों और खुले विचारे को हो, और चीज़ों पर खुले मन से तर्क वितर्क करके सही या गलत ठहराते हों, तो उस देश के नागरिक बुद्धिमान होंगे। लेकिन बस खाली कह दे, क्योंकि हिंदुस्तान में गॉडफादर बहुत पैदा हुए हैं, और गॉडफादर की परंपरा हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा है, अब हर फील्ड में गॉडफादर हैं। कोई राजनीति में है तो कोई धर्म में है, और बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आपके सामने गॉडफादर है, किसी को गॉडफादर मान लिया, ये सबसे बड़ा अंधभक्ति है। और यदि ऐसा कर लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले है। उसकी अपनी बुद्धि तो उसके, जिसको गॉडफादर माना उसके चरणों में रह गई, वो बिना बुद्धि का हो गया। अब उसको जिस भी तरह से नचाओ वो नाचते रहेगा। उसको कहो कि देखो सूरज हमने ही उगाया है, गॉडफादर की कृपा है कि सूरज उगता है, तो वो नहीं कहेगा कि सूरज गॉडफादर की कृपा से नहीं उगता है। इतनी स्थिति हो जाती है। तो इस देश में जहाँ बुद्धि का स्तर ये रहा हो, और एक दूसरी सभ्यता जो समुद्रों पार से आई हो, बहुत दूर देश से आई हो, जिसको यहाँ की भाषा भी न समझ में आती हो। ये कहते हैं लोग कि अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर ज्ञान चुरा लिया। अरे तुम्हारा ज्ञान तो तब चुराते जब उनको तुम्हारी भाषा समझ में आती। सच बात तो ये है कि वो तुम्हारी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, ज़्यादा उन्नत थे, और ज़्यादा खुले रूप से सोच सकते थे, ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाले थे, और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा साइंटिफिक थे। और यहाँ आकर के तुम्हारी सभी मान्यताओं को धूल धूसरित करते हुए तुम्हारे ऊपर शासन किया। तो इस तरह से दीनहीन गरीब, धन से गरीब, स्वास्थ्य से गरीब, और साथ ही साथ बुद्धि से भी गरीब, इन हिंदुस्तानियों को, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी, तन ढकने के लिए कपड़ा नसीब नहीं था, वो भला अंग्रेज़ों से क्या लड़ते? लड़ने के लिए भी तो बाहुबल चाहिए, दुश्मन से लड़ने के लिए बुद्धि और विवेक चाहिए, चालें चाहिए। और जो आम हिंदुस्तानी 90% 95% हिंदुस्तानी जो अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ हो, जिसको यही नहीं पता देश और देश का नक्शा क्या है, उससे आप ये आशा रख लेते हैं कि उतने उन्नतशील, उतने समझदार, उतने डेवलप्ड और उतने बुद्धि प्रज्ञा लोग जो 7 समुंदर दूर से आके तुम्हारे देश पर कब्जा कर लिए, क्या उस हिंदुस्तान के रहने वाले लोग लड़ लेते अंग्रेज़ों से? लेकिन इतिहास साक्षी है कि हिंदुस्तानी उठ खड़े हुए थे, क्योंकि उनके अंदर जब स्वाभिमान जगाया गया, उनको लगा कि नहीं, हिंदुस्तानी और कुत्तों का अंदर आना मना है। जब ये स्वाभिमान जगा और उनको ये पता चला, सोए हुए हिंदुस्तानियों को, अपनी समस्याओं में जकड़े हुए हिंदुस्तानी को, भूख और बीमारी से ग्रसित हिंदुस्तानियों को, और बौद्धिक रूप से पैदल हिंदुस्तानियों को जब इस बात का पता लगा कि उनकी औकात कितनी है, कि हिंदुस्तानियों और कुत्तों का अंदर आना मना है, तो उनके अंदर ये बौखलाहट आई और वे उठकर खड़े हुए। लेकिन एक चीज़ जान, जो सोए हुए आदमी को भी जगाने के लिए किसी जागे हुए आदमी की ज़रूरत होती है। सोया सोए को नहीं जगा सकता। तो उस पीरियड में एक गांधी जी अवतरित हुए,
जिनको हम महात्मा गांधी भी नाम से पुकारते हैं। आप समझो कि कोई एक आदमी को जगाना है और जहाँ पूरी की पूरी जमात सोई हुई हो, पूरे के पूरे हिंदुस्तानी सोए हुए हों, और जो कुछ चतुर चालाक हैं वो उन सोए हुए को ठगने का काम करते हो, उनका वो धंधा हो, तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है, पूरी कुएं में भी अफीम पड़ी हुई है। कौन नशा में नहीं है जो दूसरे को बताए कि तुम नशा में हो? तो गरीबी की नशा में, भूखमरी की नशा में, अविद्या की नशा में और दीनहीनता की नशा में पड़े हुए सोए हुए हिंदुस्तानियों को अगर कोई जगाया, कोई नया फार्मूला लेके आया, कोई नई दवा लेके आया, कोई नया खोज लेके आया, तो वो थे महात्मा गांधी। उन्होंने एक दिया नारा सत्य और अहिंसा का। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये सत्य और अहिंसा अंग्रेजों के सामने तो चल जाता है, लेकिन अंग्रेजों की जगह कोई दूसरा होता। हमारी तक जहाँ तक ओपिनियन है कि अंग्रेज एक बहुत लिबरल ही प्रजाति थी, और साथ ही साथ अंग्रेज कहीं ना कहीं अंदर से करुणामय दयामन वाली प्रजाति थी। लिबरल भी थी, करुणा और दया भी था उसके अंदर, और कहीं ना कहीं वो अपनी बातों की धनी प्रजाति भी थी। तो जिस प्रजाति के खिलाफ गांधी जी लड़ रहे थे वो बातों की धनी है। जिस प्रजा था, आप सीधा कर लें, जिस प्रजाति के खिलाफ अंग्रेज लड़ रहे थे उन्होंने हिंदुस्तान को विजित किया था। ऐसे में उन्होंने कोई हिंदुस्तान को छल छंद से नहीं जीता था, अपनी कलाओं से और अपनी बौद्धिक क्षमता से और अपनी चालों से जीता था। अंग्रेजों में कोई मीर जाफर नहीं मिला है। आप सुने कि अंग्रेजों में कोई मीर जाफर था जो हिंदुस्तानी राजाओं के सामने बिक गया हो? तो मीर जाफर भी हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। तो अंग्रेजों ने जिन कलाओं से, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतनी विशाल भूभाग पर इतने ज़्यादा संख्या में हिंदुस्तानियों पर जो कब्जा किया और उन पर शासन किया, 1-2 साल नहीं, 250 साल लगभग, उन हिंदुस्तानियों को विचार करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर हैं। और गांधी जी के समय में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का नारा दिया, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो गांधी जी के सामने जो प्रजाति थी जिसके खिलाफ गांधी जी लड़ रहे थे वह ज़्यादा सात्विक, वो धूर्त नहीं थी प्रजाति, और बहुत कुछ मामले में देखा जाए तो उस प्रजाति में बहुत अच्छाइयाँ थी। उस अंग्रेज प्रजाति में करुणा भी थी, और वो अपने, तो ऐसी स्थिति में क्या गांधी जी कहते हिंदुस्तानियों तलवार उठा लो लड़ो? क्या एक भूखा आदमी तलवार उठा सकता है? जिस आदमी को ये नहीं पता है मुझे लड़ना क्यों है, वो तलवार उठा भी लगा तो उसके पास लड़ने का कोई जज्बा नहीं होगा। आपको पता है कि हिंदुस्तान की बाउंड्री को हटा दिया जाए, झंडे को हटा दिया जाए, तो क्या हिंदुस्तान की जो सेना इस जज्बे से लड़ती है कि हमें देश की रक्षा करना है, हमें इस तिरंगे का गौरव नीचे नहीं होना देना है, इस तिरंगे की शान को बनाए रखना है, ये दो जज्बा जो हिंदुस्तान की सेना के अंदर भरा हो कि इस झंडे की शान को बनाए रखना है और हिंदुस्तान की सरजमी को सुरक्षित रखना है, अगर उसके अंदर ये दो जज्बा ना हो तो वो लड़ नहीं सकता। और उस समय जब गांधी जी थे तो आम हिंदुस्तानियों को तो पता ही नहीं था कि हिंदुस्तान का नक्शा क्या है, और झंडा भी जो आज देख रहे हो आज़ादी के बाद का झंडा है, उस समय कोई झंडा भी नहीं था। और ऐसी स्थिति में गांधी ने जो नया एक्सपेरिमेंट किया वो था सोए हुए हिंदुस्तानियों को जगाना, नंगे भूखे हिंदुस्तानियों को जगाना, बुद्धि दिमाग से गरीब हिंदुस्तानियों को, पैदल हिंदुस्तानियों को जगाना,
और ये जगाने का काम माँ जब बच्चा नहीं उठता है तो कभी एक बार दो बार पुकारती है, इसके बाद उसको ठंडा पानी भी डाल देती है, वो उठ जाता है। तो इस जगाने का काम सत्य और अहिंसा ने किया। गांधी जी ने बताया कि तुम्हारी समस्याओं का कारण क्या है, ये बाहरी हुकूमत है। तुम्हें भूखे पेट सोना पड़ रहा है तो समस्याओं का कारण क्या है, ये बाहरी हुकूमत है। तुम गरीबी में हो, पीढ़ियाँ गरीबी में है, बाप गरीबी में मर गया, बेटा भी गरीबी में है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण हिंदुस्तान के बाहर से आए हुए लोग, हिंदुस्तान पर बाहर से आए हुए लोग जो शासन है उनका है। तो उनके खिलाफ एक लक्ष्य था, हिंदुस्तान के बाहर से आए हुए लोग तुम्हारे पर शासन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी ये सारी समस्याएं हैं। सारे हिंदुस्तानियों को एक मिल गया है फार्मूला। और साथ ही साथ आप सबको पता है गांधी जी एक ब्रिटेन में पढ़े हुए एडवोकेट थे, ब्रिटिश शिक्षा पाए हुए एक अच्छे श्रेणी के वकील थे। और वकीलों की वेशभूषा तो पता ही है आपको, जैसा कि आजकल है, सब सफ़ेद शर्ट पहनते हैं, काली पैंट, काली कोट पहनते हैं और टाई भी लगाते हैं। वेल सूटेड बूटेड उनका ड्रेस है। और ऐसी स्थिति में गांधी कहाँ से नंग धंग फकीर बन गए, क्योंकि उनको लगा, अगर लीडरशिप के गुरुओं को देखा जाए तो इतने बड़े देश को कोई भी नेता अगर जनता से अपने को नहीं जोड़ पा रहा है तो नेता लंबे समय तक नहीं रह सकता या नहीं बन सकता है। गांधी जी ने अपने सूट बूट को त्याग दिया और उन गरीबों के बीच जाकर उन्हीं के जैसे कपड़े पहन कर रहे। और परिणाम हुआ कि उन गरीबों ने, आम हिंदुस्तानियों ने समझा कि गांधी कोई अलग पुरुष नहीं है, गांधी हम ही लोगों से उत्पन्न हुआ गांधी है। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और कहा, अहिंसा करना है, आंदोलन करना है, नारेबाजी करनी है, सत्य को सत्य बोलना है, सत्य के लिए लाठी खा जाना है, लेकिन हाथ नहीं उठाना है, अहिंसा करनी है। उनका तो ये भी फेमस था कि अगर सामने वाला तुम्हें एक चाटा मार दे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना, लेकिन हाथ को नहीं उठाना। और इससे सबसे बड़ी सकून, ये तो प्रैक्टिकल था, लेकिन अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो गांधी को फकीर भी क्यों कहा गया, क्योंकि फकीर का गुण क्या है, फकीर का गुण यहाँ पर यह है कि फकीर जो है बदले की भावना नहीं रखता है। जो फकीर होगा वो बदले की भावना नहीं रखेगा। तो संत का गुण क्या है कि वो सामने वाले की बुराई नहीं सोचता है, अगर उसका कोई बुरा भी कर देता है तो बदले की भावना नहीं रखता है। और सच बात तो ये है कि जो किसी से अटैच नहीं हो रहा है, अगर वो सामने वाला मार भी दे रहा है तो एक किसी उद्देश्य से उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसके लिए वो भावना अच्छी रख रहा है। इसीलिए गांधी को अंग्रेज भी प्रेम करते थे, कितना भी होता था। गांधी जी के बहुत ज़्यादा अंग्रेज मित्र भी थे, क्योंकि उन्होंने आम हिंदुस्तानियों को बताया कि जो सामने शक्ति है, जो पावर है, जो ताकत है, उसको तुम मिलिट्री के बल पर, बाहुबल के बल पर, तलवार के बल पर नहीं जीत सकते। सबसे पहले तुम्हें जागना होगा, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा हम कौन हैं, सबसे पहले ये तुम्हें समझना होगा हमारी मुसीबत क्यों है और उसका निराकरण क्या है। यदि इन सारी चीज़ों को समझोगे और आज उसके लिए खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा यह संघर्ष आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। और तुम गुलामी से भले ही अपनी ज़िंदगी को काट रहे हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे आज़ादी से ज़िंदगी को काटेंगे। और उसके गांधी के इस आह्वान से गांधी का अपना सोच था। भगत सिंह थे, एक ग्रुप और था,
जो यंग ग्रुप था, जिसके अंदर खून था, जिसको कहते हैं गर्म खून था, जो किसी और तरीके से देश की समस्याओं को हल करना चाहता था, देश को आज़ाद करना चाहता था, तो वह गर्म खून था कि जैसे को तैसा, अगर वो हमारे साथ हिंसा करते हैं तो हम भी हिंसा को करेंगे उनके साथ, अगर वो मेरे सामने तलवार उठाते हैं तो हम भी तलवार को उठाएंगे। लेकिन गांधी और वो दोनों, भगत सिंह का, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लक्ष्य एक है देश की आज़ादी, हिंदुस्तान की जनता का उद्धार। लक्ष्य एक है, मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन गांधी जी अपने प्रक्रिया के द्वारा, सत्य और अहिंसा के द्वारा हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी में, केवल योद्धाओं में नहीं, बुजुर्गों में, बच्चों में, माताओं में ये भाव भरने में सफल हो गए कि यही एक मार्ग है जो तुम्हें इस लड़ाई में बने रहने दे सकता है। और यदि लड़ाई में जीत से महत्वपूर्ण लड़ाई में बने रहना है, जिस लड़ाई को हार जाने की संभावना हो, सबसे अच्छा है उस लड़ाई में बने रहो। हो सकता है कि समय के साथ पहिया ऐसे घूमे कि तुम लड़ाई को जीत जाओ। अगर तुम लड़ाई छोड़ के भाग गए तो जीतने का कोई चांस भी नहीं था। तो इस तरह से उस सत्य और अहिंसा की लड़ाई हथियार को लेकर गांधी जी ने अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानी सैनिकों के, हिंदुस्तान की आम जनता को लेकर, माताओं बहनों को लेकर, बच्चों को लेकर और बुजुर्गों को लेकर युद्ध लड़ा। और उस अनवरत काफ़ी लंबे समय तक, 20 साल तक गांधी के इस प्रयोग को प्रयोग करने के कारण हिंदुस्तान की आम जन चेतना उसके खिलाफ खड़ी हो गई, जो बाहरी रूलर थे, शासक थे। और एक दिन अंग्रेज़ों को इस हिंदुस्तान को फ्री करके जाना पड़ा। लेकिन सारे वर्ल्ड में गांधी जी अपने इस प्रयोग के कारण, सत्य और अहिंसा के हथियार के कारण जाने जाते हैं। लेकिन आज के युग में जब अंग्रेज़ों जैसी सत्ता थी तो इसका प्रयोग संभव था। आपको पता है कि चाइना में कुछ वर्षों पहले वहाँ के युवकों ने सरकार के खिलाफ प्रजातंत्र की मांग की, और वहाँ हजार युवक खड़ा थे। और वहाँ एक चौक है, थियानमेन चौक। उस थियानमेन चौक पर हजारों युवकों ने महीनों प्रदर्शन किया, लेकिन वहाँ अंग्रेज नहीं थे। वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने उन युवकों पर टैंक चढ़ाकर रौंद दिया, हजारों युवक मारे गए और उस आंदोलन को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब यहाँ उसी शासक, उस देश की शासक चाइना से, आप सोचिए कि उस देश के ही रूलर थे चाइनीज, और अपने ही स्टूडेंट पर टैंक चढ़वा दिए सत्ता को बचाने के लिए। क्या आपने सुना था कि अंग्रेज़ों ने भी हिंदुस्तानियों पर टैंक चलवा दिए सत्ता को बचाने के लिए? तो अपने ही रूलर इतने क्रूर हो सकते हैं, लेकिन बाहरी रूलर अंग्रेज इतने क्रूर नहीं थे कि हिंदुस्तानियों पर टैंक चला दिए हो। साथ ही साथ एक जनरल डायर का नाम लिया जाता है, लेकिन आपको पता है कि जनरल डायर ने ऐसा कृत्य किया तो उसको हिंदुस्तान से भगा दिया गया। उस सरकार ने ही हिंदुस्तान से उसको भगाकर ब्रिटेन वापस भेज दिया। हालांकि उसकी बाद में कुछ क्रांतिकारी हिंदुस्तानियों ने मर्डर कर दिया था। तो इस तरह से उस पीरियड में गांधी जी जिनके साथ लड़ाई लड़ रहे थे, वह लड़ाई एक ऐसी सभ्य जाति के खिलाफ थी जो सत्य और अहिंसा को सम्मान करती थी। हम अंग्रेज़ों को चाहे जितना गाली दे दें, लेकिन आज सारे संसार में, दुनिया कई देशों में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं युवकों की, वह अलग अलग हैं,
और उनको युवकों के विचार करने की ज़रूरत है कि हम जिनके खिलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं क्या वो अंग्रेज़ों की तरह से ज़्यादा लिबरल है, चालबाजी कम करने वाले हैं और प्रोग्रेसिव हैं, या हम जिनके खिलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं वह अंधभक्तों की फ़ौज पैदा करते हों और अंधभक्तों की वह फ़ौज किसी के प्रति भी कुछ भी करने को तैयार हो जाती है जैसा कि उसके दिमाग में फीड कर दिया जाता है। लड़ाई कठिन है वर्तमान दौर में, और एक गांधी का दौर था लड़ाई आसान है। समस्याएं हैं युवकों के सामने क्योंकि उनका भविष्य है, उनकी ज़िंदगी है और उनका देश है, उनको विचार करने का हक है। और युवकों को ये भी सोचने की ज़रूरत है कि वर्तमान युग में जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, आज के युवकों को जेन जेड भी कहा जाने लगा है, जो लड़ रहे हैं और जिस सत्ता के खिलाफ़ लड़ रहे हैं, क्या सत्ता उस तरह से है जो गांधी जी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ रहे थे? क्या सिचुएशन उसी तरह से है? अगर सिचुएशन डिफरेंस है तो आपको अपने हथियारों में भी कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप अपनी लड़ाई को खुद जीत लें और आगे बढ़ जाएं। और यदि आप समयानुकूल अपने हथियारों को परिष्कृत नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जिस तरह से तियानमेन चौक पर टैंकों के द्वारा युवकों को कुचल दिया गया, ऐसी भी सत्ता हो सकती है जो आपके साथ ऐसा कर सकती है। इसलिए कब लड़ाई में डटे रहना है, कब लड़ाई से अलग जाना है, कब लड़ाई की बिजुल बजाना है, और साथ ही साथ कब हमें किस उद्देश्य से लड़ाई को लड़नी है, ये सारी चालें इस समय जो उन युवकों का नेतृत्व कर रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि लड़ाई आज के डेट में इतनी आसान नहीं है जितना गांधी जी की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ़ थी। तो हम एक प्रोग्रेसिव हिंदुस्तान की, एक विकसित हिंदुस्तान की, एक सफल हिंदुस्तान की, साथ ही साथ युवाओं में जोश भरने वाली, उनकी ज़िंदगी को प्रेरणा देने वाली और उनको आगे ले जाने वाले हिंदुस्तान की, और बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से सफल हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं। और साथ ही साथ किसी भी देश की युवा रीढ़ होती है, युवा ही वह शक्ति है जो देश को आगे या पीछे ले जाने की क्षमता रखती है। तो उस युवा शक्ति के पास इतनी वैचारिक क्षमता हो कि वह देश की नाव को सही दिशा में खेकर आगे की तरफ ले जा सके। इसके लिए युवाओं को हर तरफ से बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उनको ज्ञानवान बनाने की ज़रूरत है, समझदार बनाने की ज़रूरत है, शिक्षित बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि वह बिना लड़ाई के देश को एक नई दिशा में ले जा सकें और ये बता सकें कि हम हिंदुस्तान के युवक हैं, हम हिंदुस्तान के युवक हैं, हम कोई ऐरे गैरे देश के नहीं, हम हिंदुस्तान के युवक हैं। और इस हिंदुस्तान को और इस इंडिया को हम विश्व परचम पर ले जाएंगे, न कि इस इंडिया को, इस हिंदुस्तान को रसातल की तरफ ले जाने वाले दकियानुसी विचारों को लेकर के चलेंगे। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैटरी डाउन हो गया होगा उसका।